आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जो न्यूयॉर्क की राजनीति में तूफान ला रहे हैं। जी हाँ, Zohran Mamdani. Zohran Mamdani. Who is Zohran Mamdani? एक 33 साल का नौजवान, न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली का मेंबर और 2025 के न्यूयॉर्क सिटी मेयर के लिए डेमोक्रेटिक उम्मीदवार। ये बंदा कोई छोटा मोटा प्लेयर नहीं, ये एक ग्लोबल देसी है। इसका मिडिल नेम क्वामे, घाना के रेवोल्यूशनरी नेता क्वामे निक्रुम के नाम पर रखा गया, जो उनके परिवार के एंटी कॉलोनियल और प्रोग्रेसिव विचारों का प्रतीक है। जोहरान का जन्म 1991 में युगांडा के कंपाला में हुआ। उनके पिताजी महमूद ममदानी एक बड़े पोस्ट कॉलोनियल स्कॉलर हैं, जिन्होंने गुड मुस्लिम बैड मुस्लिम जैसे बुक्स से दुनिया में अपनी पहचान बनाई। उनकी माँ मीरा नायर वो फिल्म मेकर हैं जिन्होंने मॉनसून वेडिंग, सलाम बॉम्बे, द नेमसेक और मिसिसिपी मसाला से पहचान और माइग्रेशन के मुद्दों को दुनिया के सामने रखा। जोहरान डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट्स ऑफ अमेरिका DSA के मेंबर हैं और उनकी पॉलिसीज फ्री बस सर्विस, रेंट फ्रीज, पुलिस रिफॉर्म्स। If we want to defeat Andrew Cuomo and his MAGA billionaire donors, we need an earthquake. Because my platform of a rent freeze, fast and free buses, universal childcare, funded by taxes on the rich, could be the difference between you having to move to Jersey City. सोशल जस्टिस और इक्वलिटी के लिए लड़ते हैं। उनका क्वामे निक्रुम से लिंक उनके पैन अफ्रीकन और एंटी कॉलोनियल रूट्स को दिखाता है और उनकी प्रो पैलेस्टीनियन एक्टिविज्म और PM मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू को वॉर क्रिमिनल कहना एक ग्लोबल कंट्रोवर्सी में डालता है। And Narendra Modi helped to orchestrate what was a mass slaughter of Muslims in Gujarat to the extent that we don't even believe there are Gujarati Muslims anymore. And when I tell someone that I am, it's a shock to them that is even the case. And this is someone who we should view in the same manner that we do Benjamin Netanyahu. This is a war criminal. ये कहानी है एक डायस्पोरा के हीरो की जो अफ्रीकन साउथ एशियन एकजुटता का झंडा लेके चलता है। जोहरान का बचपन तो किसी नेटफ्लिक्स सीरीज से कम नहीं था। जन्मे युगांडा में, 5 साल की उम्र में साउथ अफ्रीका के केप टाउन चले गए, जहां उनके पिताजी यूनिवर्सिटी ऑफ केप टाउन में पढ़ते थे। फिर 7 साल की उम्र में न्यूयॉर्क सिटी के क्वींस में सेटल हो गए। ये तो जिंदगी न मिलेगी दोबारा का वर्ल्ड टूर वर्जन है लग रहा है, बस थोड़ी सी राजनीति के तड़के के साथ। उनका घर एक इंटेलेक्चुअल पावर हाउस था। सोचो, डिनर टेबल पर खाना नहीं बल्कि दुनिया भर के मुद्दे चर्चा में। पिताजी के बुक्स उपनिवेशवाद और पॉलिटिकल इस्लाम के खिलाफ आवाज उठाते थे और माँ की फिल्में आइडेंटिटी और डिस्प्लेसमेंट के सवालों को छेड़ती थी। इस माहौल में जोहरान ने सीखा कि दुनिया को बदलने के लिए सोच भी बड़ी होनी चाहिए। एक शिया मुस्लिम होने के बावजूद उनके गुजराती पिताजी और पंजाबी हिंदू माँ ने उन्हें एक अनोखी कल्चरल लेंस दी, जो उनकी राजनीति में भी दिखती है। ये डाइवर्सिटी उनके लिए एक ताकत है या एक चुनौती, ये सवाल आज भी चर्चा का हिस्सा है। अब आते हैं जोहरान के कॉलेज डेज पर, जहां से उनका रेवोल्यूशनरी अंदाज सच में उभरा। उन्होंने न्यूयॉर्क के ब्रॉन्क्स हाई स्कूल ऑफ साइंस से पढ़ाई की। ये कोई आम स्कूल नहीं, यह है अमेरिका के टॉप टियर इंटेलेक्चुअल हब। उसके बाद मेन के बॉडविन कॉलेज से अफ्रीकन स्टडीज में डिग्री ली। यहाँ उन्होंने स्टूडेंट्स फॉर जस्टिस इन पैलेस्टीन बनाया, जो उनके प्रो पैलेस्टीनियन विचारों का पहला स्टेप था। जोहरान की शिक्षा उन्हें सिर्फ डिग्री नहीं बल्कि सिस्टम के खिलाफ लड़ने का हौसला देती है। It always seems impossible until it is done. My friends, we have done it. वो समझ गए कि अगर दुनिया में गलत है तो उसे बदलने के लिए आवाज उठानी पड़ती है। उनकी एक्टिविज्म यहीं से शुरू हुई। I don't think that we should have billionaires because frankly it is so much money in a moment of such inequality. और ये विचार आगे चलकर उनकी राजनीति का DNA बनी। लेकिन क्या ये विचार उन्हें एक हीरो बनाते हैं या कुछ लोगों के लिए टू रेडिकल? कमेंट में बताना, क्योंकि ये डिबेट तो चलती रहेगी। जोहरान का राजनीतिक करियर 2020 में शुरू हुआ, जब वो न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली के लिए चुने गए। We have won from Harlem to Bay Ridge.
from Jackson Heights to Port Richmond, we have won because New Yorkers have stood up for a city they can afford. क्वींस के एस्टोरिया और लॉन्ग आइलैंड सिटी जैसे इलाकों को रिप्रेजेंट करते हुए ये वो जगह है जहां देसी, लैटिनो और ब्लैक कम्युनिटी के लोग रहते हैं, जिनके मुद्दे ज़ोहरान ने अपने दिल से लगाए। उनकी पॉलिसीज थी एकदम पब्लिक फर्स्ट, टैक्सी ड्राइवर्स के लिए कर्ज माफी, फ्रैक गैस प्लांट्स के खिलाफ लड़ाई और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ्री करने का सपना। ये थोड़ा आम आदमी पार्टी का न्यूयॉर्क वाला वर्जन लगता है, लेकिन असली खेल तब शुरू हुआ जब ज़ोहरान ने 2025 के न्यूयॉर्क सिटी मेयर के चुनाव में छलांग लगाई। I will be your Democratic nominee for the mayor of New York City. उनकी कैंपेन थी एकदम देसी धूम वाली, बोल्ड, लाउड और वायरल। उन्होंने फ्री बसेस, रेंट फ्रीज और सरकारी ग्रोसरी स्टोर्स जैसे वादे किए जो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गए। एक डिबेट में उन्होंने पुराने गवर्नर एंड्रू कुमो पर ऐसा अटैक किया कि वीडियो को एक्स पर 10 मिलियन व्यूज और टिकटॉक पर 1 मिलियन व्यूज मिले। Because this race isn't about me. It isn't about Andrew Cuomo. It's about your future and your city. But if you're a young New Yorker, it's easy to feel like your voice doesn't matter. Politicians don't take you or your concerns seriously because they don't think you'll vote. 24 जून 2025 को उन्होंने डेमोक्रेटिक प्राइमरी में क्यूमो को 7 पॉइंट से धूल चटाई और 1 जुलाई को इलेक्शन बोर्ड ने इसकी तस्दीक की। अब वो नवंबर 2025 के मेयर चुनाव के लिए रेडी है। अब सवाल ये है, ज़ोहरान आजकल इतने चर्चा में क्यों है? क्योंकि ये बंदा न सिर्फ चुनाव जीता बल्कि एक राजनीतिक सुनामी लाया। अगर आप पहली बार इलेक्शन के बारे में जान रहे हैं तो ये है जो एंड्रू कुओमो ऑफर कर रहा है। आज मेरे पास बिल्डिंगें हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, क्या है तुम्हारे पास? आप नवंबर के चुनाव में उनके सामने 3 बड़े खिलाड़ी हैं। प्रेजेंट मेयर एरिक एडम्स जो अब इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, रिपब्लिकन कर्टिस सिल्वा और इंडिपेंडेंट जिम वॉल्डन। और सुनो, शायद एंड्रू कुओमो भी इंडिपेंडेंट लाइन से आए। ज़ोहरान की जीत ने एक नई उम्मीद जगाई, खासकर क्वींस और ब्रॉन्क्स के उन वोटर्स में जो 2024 के चुनाव में ट्रंप के साथ थे। उनकी अफोर्डेबिलिटी, फोकस्ड पॉलिसीज, फ्री ट्रांसपोर्ट, रेंट कंट्रोल और सरकारी ग्रोसरी स्टोर्स ने यंगस्टर्स और इमिग्रेंट कम्युनिटी को उनका दीवाना बना दिया। যদি আপনার এক নম্বর পছন্দের ক্যান্ডিডেট জিততে না পারে তাহলে এই ভোট পরের পছন্দের ক্যান্ডিডেটের কাছে চলে যাবে। यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट है, उनके प्रो पैलेस्टीनियन विचार और इजराइल के खिलाफ क्रिटिसिज्म ने बड़ा हंगामा मचाया। सेनेटर क्रिस्टिन ने उन्हें ग्लोबलाइज द इंतिफादा जैसे शब्दों की निंदा करने को कहा और कुछ जूविश ग्रुप उनकी एंटी जायोनिस्ट इंस्टांस से नाराज है। और तो और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक्स पर उन्हें 100% कम्युनिस्ट, लुनेटिक कहा और धमकी दी अगर ज़ोहरान मेयर बने तो न्यूयॉर्क के फेडरल फंड्स को रोक देंगे। ये तो हाउस ऑफ कार्ड का देसी रीमेक लग रहा है, लेकिन अल जजीरा के एक फैक्ट चेक के मुताबिक ज़ोहरान के विचार डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के हैं, कम्युनिज्म के नहीं। तो क्या ये सब पॉलिटिकल ड्रामा है या कुछ और? आप क्या सोचते हो? कमेंट्स में बताएं। ज़ोहरान के विचार एक ऐसा न्यूयॉर्क दिखाते हैं जहां हर कोई अपना घर अफोर्ड कर सके। न्यूयॉर्कर्स मुश्किल से अफोर्ड कर रहे हैं रोटी, कपड़ा और मकान। मैं ये सब बदलने के लिए लड़ रहा हूँ। लेकिन दोस्तों, ये 3 इडियट्स का रैंचो वाला सपना नहीं, ये न्यूयॉर्क है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इन वादों को पूरा करना आसान नहीं। न्यूयॉर्क का बजट एल्बनी की स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नर कैथी हॉचुल का टैक्स बढ़ाने के खिलाफ एटीट्यूड, ये सब ज़ोहरान के लिए बाहुबली जैसी चुनौतियां हैं। उनके समर्थकों में बर्नी सैंडर्स, Zohran understood is that in order to win, you got to be more than charismatic, and he is. You got to be more than smart, which he is. और AOC जैसे नेता हैं। Puerto Rico Puerto Rico no se vende. no se vende. Puerto Rico no se vende. Puerto Rico no se vende. जिन्होंने इस जीत को पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन कहा, लेकिन विरोधी जैसे एरिक एडम्स और कुछ बिजनेस टाइकून्स उन्हें कम्युनिस्ट या एंटी सेमिट के लेबल लगा रहे हैं। एडम्स ने एक इंटरव्यू में कहा ये बंदा एंटी सेमिट है। ट्रंप ने कहा ये कम्युनिस्ट है। Well, look. Number one, you have a communist running, and you shouldn't vote for him. He's a disaster. He's leading
he's got the Democrat nomination because that shows you where the Democrats have gone. इतना ड्रामा तो करण जौहर की फिल्में भी नहीं देती। और सुनिए, ज़ोहरान पहले एक रैपर थे, वो जे-ज़ी और डैश रेसिस्ट से इंस्पायर्ड थे। उनका स्टेज नेम था मिस्टर कार्डमम। उन्होंने सिद्धा मुखियालो और नानी जैसे सिंगल्स निकाले थे। और ज़ोहरान की वाइफ रामा दुआ जी एक अमेरिकन सीरियन और एक प्रो पैलेस्टीनियन आर्टिस्ट, वो भी चर्चा में है। उनकी लव स्टोरी एक डेटिंग ऐप से शुरू हुई और आज ज़ोहरान के साथ सिस्टम से लड़ रही हैं। ये तो किसी बॉलीवुड रोमांटिक फिल्म का पॉलिटिकल रीमिक्स लग रहा है। नवंबर 2025 का चुनाव ज़ोहरान के लिए केबीसी का 7 करोड़ वाला सवाल है। न्यूयॉर्क एक डेमोक्रेटिक स्ट्रॉन्ग होल्ड है, तो उनकी जीत के चांसेस अच्छे हैं, लेकिन एरिक एडम्स, कर्टिस सिल्वा और शायद एंड्रू कुमो के साथ ये रेस 3 से भी ज्यादा ट्विस्टी है। ज़ोहरान के सामने सबसे बड़ी चुनौती है, क्या वो अपने बड़े बड़े सपनों को पूरा कर पाएंगे? क्या वो न्यूयॉर्क के जूविश कम्युनिटी के साथ तालमेल बिठा पाएंगे? जबकि उनके इजराइल के खिलाफ विचार इतने कंट्रोवर्शियल हैं, उनके समर्थक कहते हैं कि ज़ोहरान एक नई उम्मीद है, एक न्यूयॉर्क जहां पर कोई अपने आप को शामिल महसूस करे। विरोधी कहते हैं कि उनके विचार ज्यादा आइडियलिस्टिक हैं, प्रैक्टिकल नहीं। लेकिन एक बात पक्की है, ज़ोहरान ने पॉलिटिक्स का खेल बदल दिया है। अब ये खेल वो जीतेंगे या हारेंगे, ये तो नवंबर बताएगा। ज़ोहरान क़वामे ममदानी की कहानी सिर्फ एक चुनाव की कहानी नहीं, ये एक ऐसे नौजवान की कहानी है जो अपने देसी रूट्स, अफ्रीकन हेरिटेज और ग्लोबल विचारों के साथ एक नई दुनिया बनाने के सपने देख रहा है। वो चाहते हैं एक ऐसा न्यूयॉर्क जहां पर कोई अपना सपना जी सके, चाहे वो किसी भी धर्म, देश या विचार का हो। लेकिन क्या ये लगान का हैप्पी एंडिंग होगा या गेम ऑफ थ्रोन्स का ट्रेजिक ट्विस्ट? ये तो समय बताएगा। तो क्या बोलते हो, क्या ज़ोहरान न्यूयॉर्क का नया हीरो बनेगा या एक और कंट्रोवर्शियल नेता? कमेंट में अपनी राय जरूर बताना और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। जय हिंद और मिलते हैं अगले एपिसोड में।